जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत पुन्हा एकदा. आणि असा हा कार्यक्रम आहे ज्या कार्यक्रमामधली भविष्यवाणी ही 100% खरी होत असते असं बऱ्याचदा प्रेक्षक सुद्धा आम्हाला आवर्जून ते कळवत असतात. त्याची नोंदही वेळोवेळी आम्ही घेत असतो. अशा या राजमंत्राला पुन्हा एकदा आपण सुरुवात करतो आहोत. पंडित राजकुमार शर्मा आपल्याबरोबर आलेले आहेत. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में. थैंक यू. और पहले पिछले हफ्ते जब हमने बात की थी, नवरात्रि की बात की थी, वहीं से शुरू किया था. जी जी बिल्कुल. अब तो नवरात्रि का त्योहार जो है इस मंगलवार को खत्म होने को आया है दशहरे के साथ. जी जी जी. तो इस हफ्ते का क्या मंत्र होगा, क्या गुरु मंत्र होगा? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को नवरात्रि की और फिर अभी दशहरा की, क्योंकि हम लोग आपको अगले सैटरडे 15 तारीख को मिलेंगे, तो सबसे पहले राजमंत्र की सारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और आशीर्वाद कि भगवान आपकी, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप खुश रहें, हमारा महाराष्ट्र प्रसन्न हो. जी हाँ. उन्नति करे और राष्ट्र प्रसन्न हो और राष्ट्र को किसी भी तरह का शत्रु जो है कोई भी क्षति ना पहुंचा सके. और आज काल रात्रि माँ की पूजा है और कल माँ गौरी की पूजा है. दर्शकों, काल रात्रि एक ऐसी देवी है, ऐसा लक्ष्मी का और पार्वती का एक ऐसा स्वरूप है जिसने खंडे के साथ, हाथ में खंडा है उनके, और पूरा जो शरीर है काला है और राक्षसों का वध कर देती है, चाहे वो शुंभ निशुंभ हो या फिर महिषासुर हो. तो ये कह लीजिए कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत. और माँ जो है वो हर तरह की बुराई, हर तरह की नेगेटिविटी, एक्चुअली हमारे अंदर ही छुपी हुई नेगेटिविटी जो है वही राक्षस होती है. हम किसी के बारे में बुरा सोच लेते हैं तो वो भी एक राक्षस वृत्ति मानी जाती है. हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो एक सद्गुण माना जाता है. आज माँ कालरात्रि और माँ गौरी की पूजा कल है, इनफैक्ट शुरू हो चुका है कल का भी. तो ये देवियों के साथ में मंगलवार को दशहरा है, शायद मंगलवार. जी हाँ, मंगलवार. तो मंगलवार को दशहरा है, तो विजयदशमी बोलते हैं उसको. आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं. रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जो है हमारे अंदर बैठे हुए हैं. ये बुराइयों का प्रतीक माना जाता है. राक्षस जो है वो बुराइयों का प्रतीक माना जाता है. नहीं तो रावण तो महापंडित थे. साउथ के कुछ जगहों के ऊपर तो रावण की पूजा होती है. रावण तो महापंडित थे, मगर उनके अंदर जो बुराई थी उसके वजह से उनको राक्षस बोला गया. आदमी बुरा नहीं होता है, उसके अंदर वृत्ति राक्षस जो है वो बुरा होती है. तो दशहरा जो है, विजयदशमी, एक अच्छाई जो है वो बुराई के ऊपर जब जीत प्राप्त कर लेती है, तो भगवान राम जब अपनी धर्मपत्नी सीता मैया को रावण के चंगुल से छुड़ा कर ले आते हैं और रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लंका को जीत लेते हैं, उस दिन जब जीतने की खुशी में विजयदशमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है. और जो दीपावली है वो अयोध्या 14 वर्ष का वनवास काट के आने की है. तो इसलिए दशहरे के ऊपर आप सब दर्शकों को राजमंत्र की पूरी टीम के माध्यम से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई. प्रभु करे कि आपके अंदर भी किसी भी तरह की बुराई जो है वो अच्छाई में परिवर्तित हो जाए और आप भी, कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य उस दशरथ अजर बिहारी. तो इसलिए हर अमंगल का मंगल हो, हर बुराई की अच्छाई हो, यही हम आपके लिए और पूरे विश्व के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. बिल्कुल, ऐसी ही कोई किसी शांति की प्रार्थना की ज़रूरत मुझे लगता है अभी भारत में फिलहाल जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए भी है. क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हमें लगा था एक हल होगा कि जिससे पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक हो रहे थे वो कम हो जाएंगे, लेकिन अब दिखने में ऐसे लग रहा है कि उसकी भी राजनीतिक तौर पे उसका उपयोग होता हुआ हमें दिख रहा है. जैसे जिस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल जी ने की, जिस तरीके की बात राहुल गांधी ने भी की और जिस तरीके की बात आज हमने देखा अग्निवेश जी ने की. तो क्या ये सब आगे चल के थमेगा दशहरा के साथ? देखिए, हमारी प्रार्थना, और ये एक ज्योतिषीय कार्यक्रम है जिसके कारण हम हर बात को ज्योतिष के माध्यम से लेते हैं. अगर हम ग्रहों की प्लेसमेंट देखें तो मंगल शनि की राशि में बैठे हुए हैं अभी भी, या मंगल की राशि में शनि बैठे हुए हैं. और यहाँ तक ये वाद विवाद चल रहा है, कलयुग आया हुआ है. जब भगवान कृष्ण ने महर्षि व्यास को कलयुग के संकेत पूछे तो ये सब संकेत कलयुग के हैं.
इसलिए कलयुग का प्रहर शुरू हो चुका है, चाहे अभी 200 साल और कलयुग की अवधि पड़ी हो सकती है, मगर संजय निरुपम की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, राहुल गांधी जैसे बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के से तो ये अपेक्षा ही नहीं थी जिस तरह की उन्होंने बात की, मगर संजय निरुपम से भी ये अपेक्षा नहीं थी। मगर कभी कभी क्या होता है कि ग्रह दशा इतनी विकट होती है कि आदमी कहना कुछ चाहता है, कह कुछ चाहता है। हमसे भी ये होता है। इसलिए अग्निवेश ने ये क्या कहा और इन दोनों ने क्या कहा, उसके बाद केजरीवाल ने क्या कहा, ये सब बुद्ध जो है वाणी का कारक है। बुद्धि बुद्धम प्रदाताराम होम अवंश प्रवर्धनम। जब बुद्ध नीच हो जाता है, वक्री हो जाता है, बुद्ध की प्लेसमेंट जो है ग्रहों में खराब हो जाती है, तो संजय की या राहुल जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक रेस्टलेस और एक असुरक्षित व्यक्तित्व का स्वरूप होता है। पर तब भी असुरक्षित होना भी बुरी बात नहीं है। भय बिन प्रीत न होए, भय नहीं है तो आप जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये जो भी हो रहा है, ये मैं तो कहता हूँ कि आप, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे एनसीपी है, चाहे कोई भी आम आदमी पार्टी है, आप भारतीय जनता पार्टी को और बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने आपको याद होगा 16/9 को बोला था कि मोदी जी की कुंडली, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, वृश्चिक राशि से शनि और मंगल की युति टूट गई है और टूटने के बाद 9 नंबर में मंगल अपने मित्र गुरु की राशि में चला गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो है अपने प्रयासों में सफल होगी और कहीं ना कहीं ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इसमें सफल हुई, आपने देखा, और भी अपने प्रयासों में वो सफल हुए हैं बहुत से कार्यों में। ऑपोजिशन को, विरोधियों को तलबलाने में सफल हुए, क्योंकि अगर आपका विरोधी रेस्टलेस है, अगर आपका विरोधी दुखी है, निराश है, तो डेफिनेटली वो आपके ऊपर प्रहार नहीं कर पाएगा। करेगा तो इस तरह की भाषा बोलेगा कि ये सर्जिकल नहीं फर्जिकल है, ये इनकी दलाली, शहीदों के खून की दलाली करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं देश की सुरक्षा के लिए, और जितने भी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन चीज़ों की डिस्कशन होती है, मैं तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि ये डिबेट देश की सुरक्षा की वजह से बंद होनी चाहिए। ठीक है, ग्रह दशा भी अभी बहुत बढ़िया नहीं है, 5 ग्रह नीच होने वाले हैं। मैंने आपको याद होगा कि हमारी भविष्यवाणी की छुटपुट स्ट्राइक होगी, ये की थी। तो उसके बाद ये भी मैंने बोला था कि 14 नवंबर तक स्ट्राइक होगी। तो आपका जो अगला सवाल है उस पर भी अपन चलेंगे। तो इसलिए ये जो तलबलाना है, ये जो रेस्टलेसनेस है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उदय की जलन भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की और मिस्टर मोदी की कुंडली में जो परिवर्तन आया है वो पराक्रम का परिवर्तन है। आप देखिए 3 तारीख को हमने बोला था कि 25 पैसे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, वो हो गया। जी हाँ। बहुत लोगों का बधाई का पत्र आया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और कहीं ना कहीं जो अटैक हुआ उसके ऊपर तो लाखों लोगों ने लिखा, हमने आपको भी लोगों ने लिखा। तो कहीं ना कहीं ये जो घरेलू युद्ध है इसको मीडिया में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आपका दुश्मन आपके ऊपर पैनी नज़र बैठकर देखा हुआ है, वो आपको लड़ाने के प्रयत्न करता है। एक ज़माना था जब अंग्रेज़ ने हमें लड़ाया था तो पाकिस्तान बन गया था। मित्रों, मीडिया के मित्रों से भी और राजनीतिक दलों से भी मैं हाथ जोड़कर, चाणक्य की स्थिति लेकर आपसे अनुरोध करता हूं कि इस तरह की डिबेट को बंद करना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, छोड़ दीजिए। और एक तो इससे भी गंभीर विषय है, वो ये है कि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से होने वाले अटैक रुके नहीं हैं जी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी। तो क्या वहां पे कोई राहत है? नहीं, वहां पे भी कोई राहत नहीं है, क्योंकि आप, मैं वही बोला ना, आपका अगला सवाल जो है, एक बात समझ लेनी चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक होती या ना होती, कश्मीर तो तभी भी बंद था, अभी भी बंद है, बंद जैसी परिस्थिति है। वहां पे लोग चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को भाईजान बोलते हैं, वहां का जो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है वो लोग चाहते हैं कि ये कश्मीर में आ जाए, हिंदुस्तान में आ जाए। ये सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए मंगल की परिस्थिति देखते हैं।
शनि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ देखते हैं। राहु केतु जिस तरह 14/8/1947 पाकिस्तान का जन्म, 15/8/1947 हिंदुस्तान का जन्म, इन दोनों देशों की जब हम ग्रह रचना देखते हैं, नक्षत्र रचना देखते हैं, डिग्रीज देखते हैं, तो एक बात पक्की है कि जितनी देर तक ये इस वक्त ऐसे वातावरण बने हुए हैं कि एक दूसरे के ऊपर तीर और तलवार और बंदूक टांग के खड़े हैं। भारतीय सेना की तरफ से भी कुछ प्रहार हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी हो रहे हैं, मगर उनकी तरफ से ज़्यादा हो रहे हैं, ये बात पक्की है। और पहला कदम वहाँ से उठाया जा रहा है। हमेशा सीज़फायर पाकिस्तान करता है। इसलिए मैं तो अभी भी 14/11/2016 तक, ध्यान से डेट सुन लीजिए, 14/11/2016 तक इस तरह की घटना, और अगर इस तरह की घटना नहीं होती तो हमारे देश के जितने भी दिग्गज नेता हैं, उनके मैं नाम नहीं लूँगा, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हैं, उनको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आत्मघाती हमला तक हो सकता है। कुछ शहर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, ये शहरों में भी किसी तरह की कोई हरकत जो है आतंकवादी करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि नवंबर और दिसंबर दोनों ही महीने जो हैं वो 5 ग्रहों के एक ऐसे योग से बनकर आएंगे जिसमें राजनीति में दुराचार देखने को मिलेगा और भारत और पाक सीमा के ऊपर एक दूसरे के ऊपर प्रहार देखने को मिलेगा। इसलिए मैं इवेंचुअली एट द एंड मैं प्रार्थना तो यही हमेशा करूंगा कि हम पूरे विश्व में शांति हो, मगर ये प्रहार मुझे ज्योतिष के माध्यम से दिखाई देते हैं। जैसे लातूर उस्मानाबाद नेलंगा भीड़ में लोग हंसते थे कि ये कैसे हो सकता है, मगर हो रहा है और हुआ है, आप सब ने देखा है। तो प्रहार दिखते हैं। आई विल अपोलोजाइज सॉरी फॉर ब्लंटनेस, बट दिस इज द ट्रूथ। इसलिए हमको अपनी सुरक्षा, हमको अपना अस्तित्व, अपने देश की भक्ति, यह कोई देशभक्ति थोड़ी है कि आप अपने ही देश की सरकार के ऊपर अंकुश लगाएं। आप साथ में जिस दिन खड़े हो गए नरेंद्र मोदी के, उस दिन हमको बहुत अच्छा लगा था। हमने सारी पार्टियों को सैल्यूट किया था। हुआ या नहीं हुआ है, ये सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है। इसलिए मुझे चिंता और खेद होता है ये विषय सुन के। ग्रह दशा कहती है कि दिसंबर तक, नवंबर तक तो है ही है, दिसंबर तक ये प्रहार जो है ये उग्र हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, उग्र हो सकते हैं। जी पंडित जी, इसके बाद क्योंकि संजय निरुपम ने एक तो वो सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ बोले, और उसके बाद जब वो बोले उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ही कहा है कि ये उनका आपसी उनका वक्तव्य है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरफ से वो अकेले पड़ते हुए कांग्रेस पार्टी में दिखते हैं। तो संजय निरुपम जी का आगे का उनकी कुंडली इस वक्त क्या कह रही है? देखिए, बीएमसी के इलेक्शन आ रहे हैं, 6 महीने रह गए, मगर एक बात पक्की है कि संजय निरुपम ने गलती की है या क्या किया है, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। ज्योतिषीय आधार पर संजय निरुपम के ऊपर कोई ना कोई एक्शन 2 नवंबर तक हो सकता है, और इस बात में कोई दो राय नहीं। या तो उनको तलब किया जा सकता है, जैसे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि तलब करके उन्होंने अपना सब कुछ सेटल कर लिया था, मगर 2 नवंबर तक संजय निरुपम जो है उनको फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। 2 नवंबर तक संजय निरुपम के ऊपर कोई अपोजिशन का प्रहार भी हो सकता है, किसी तरह की उनके ऊपर धार भी हो सकती है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर हो सकता है कि उनको बोला जाए कि भाई आप ये अध्यक्ष पद छोड़ दो। अच्छा। लिस्ट तो ये 2 तारीख तक है। अगर 2 तारीख निकल जाती है तो बीएमसी का इलेक्शन संजय निरुपम की अध्यक्षता के नीचे ही लड़ा जाएगा। बिल्कुल। मगर डेफिनेटली दीज डेज आर वेरी बैड फॉर संजय निरुपम। ही शुड बी वेरी केयरफुल। कोई पूजा प्रार्थना करके उनको और अपने माइंड को, मस्तिष्क को शांत रखना चाहिए। 1 महीना है उनके पास जब उन्हें संभल के कदम रखने पड़ेंगे। 2 तारीख में 1 महीना कम नहीं, कम है समय, 1 महीने से थोड़ा ही कम है। हाँ, ही कैन, हाँ। तो कहीं ना कहीं 25 दिन जो हैं वो खराब हैं। विरोधी और प्रहार कर सकते हैं और
he should, he is a loyal worker of Congress. He should be careful about his security. He should be careful about his position in Congress. That's all. मैं तो यही उनको अनुरोध करूंगा। जी बिल्कुल पंडित जी, आगे का जो विषय है वो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ए दिल है मुश्किल इस साल इस महीने में रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज होती दिखती नहीं है। अब आप ही बताइए, रिलीज होगी नहीं होगी? विषय तो आप जानते हो क्या देखिए, हाँ, विषय बहुत गंभीर है। मैं यहाँ पे उन कलाकारों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता जो अपना देश छोड़कर हमारे देश में काम ढूंढते हैं, और वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री जीरो है। जी हाँ, कलाकार वहाँ के बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर हमारे देश में उनसे भी अच्छे कलाकार बैठे हुए हैं। इसलिए ये जो फिल्म की, आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर फिल्म की बात की है, मैं तो बाकी फिल्मों की भी बात करता हूँ। करण जौहर की फिल्म है क्या ये करण जौहर की हाँ, फिल्म तो ये करण जौहर की फिल्म है। करण की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो पिछले 1 से 1.5 साल 2 साल में उन्होंने कोई हिट नहीं दी, उनकी पोजीशन बहुत ही ख़राब चल रही है, और मुझे उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आर्थिक हानि होती हुई दिखाई देती है। मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म इस साल रिलीज़ होगी। अच्छा, हाँ, अगर होती भी है तो बहुत बड़ा आंदोलन और बहुत बड़ा विरोध इस फिल्म का होता हुआ दिखाई देता है, और आंदोलन के बाद बंद होती हुई दिखाई देती है। इसलिए अगर मेरी ज्योतिषीय सलाह माने तो करण जौहर की कुंडली भी मेरे सामने है, और मेरी ऐश्वर्या की कुंडली है, रणबीर की कुंडली है। मेरी ज्योतिषीय सलाह मांगे तो इसको जनवरी फरवरी में रिलीज़ करना चाहिए 2017 में। भारी नुकसान इसका मतलब है उठाना पड़ सकता है करण जौहर को। जी जी, नहीं, अगर वहाँ तब करते हैं तो वो नहीं उठाना पड़ सकता, मगर अभी करेंगे तो एक तो शंकाओं के घेरे में आएंगे, दूसरा आंदोलन देखना पड़ेगा, तीसरा आर्थिक लॉस तो होगा ही। जब आंदोलन होगा, जब सिनेमा बंद हो जाएगा तो आर्थिक लॉस होगा, पर आर्थिक लॉस से वो वैसे भी 1.5 से 2 साल से गुजर रहे हैं, और ये कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं अगले 2-2.5 साल करण जौहर की कुंडली में ये दिखाई देता है कि उनको तकलीफ है, फाइनेंशियल लॉसेस जरूर उनको झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल पंडित जी, इस साल जब कभी आपने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के बारे में बात कही है अच्छा ही कहा है। बिल्कुल। तो इस बार उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो गोवा में और गोवा के बाद उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते पे शिवसेना वो चुनाव लड़ेगी। पहला तो गोवा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, अब कहिए शिवसेना की क्या कुंडली है? देखिए, आपको याद होगा कि हमने उद्धव ठाकरे जो हैं उनके जन्मदिन के ऊपर एक विशेष कार्यक्रम किया था, और उस कार्यक्रम में हमने ओपनली ये बात बोली थी कि उद्धव ठाकरे से भी ज़्यादा आदित्य ठाकरे जो हैं उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, और माननीय स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे, उनको, उनकी आत्मा को प्रणाम करते हुए, जब उन्होंने शिवसेना बनाई, उस कुंडली के ऊपर जब हमने अध्ययन किया था, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था कि उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे इस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि इनकी सपोर्ट से सरकारें बनेंगी। अब आपने गोवा की बात की है, तो गोवा में वैसे भी संदीप वेलिंगकर, हाँ, एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से अलग हो चुका है, वहाँ पे 18 सीटों पर कहीं ना कहीं शिवसेना जो है अपने कैंडिडेट खड़ी करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे, और क्योंकि राहु की महादशा खत्म हो रही है उद्धव की, और राहु की महादशा में गुरु की महादशा शुरू हो रही है, तो गुरु तो उनका उच्च का है। राहु की महादशा में 9 साल तकलीफ में रहे, उनको हृदय रोग हो गया, सूर्य बीच में आया तो सूर्य पिता होता है, पिता की मृत्यु हो गई, आरएस, और उन सब विरोधों के बावजूद राज छोड़कर चले गए। कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जूझते हुए आज वो सत्ता में है, केंद्र में भी, महाराष्ट्र में भी, बीएमसी में भी। जी हाँ। तो आज वो सत्ता में है। राहु पराक्रम का ग्रह है, राहु आगे बढ़कर ब्लास्ट करने की हिम्मत देता है, और अगर उद्धव की कुंडली का और आदित्य की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो गुरु की महादशा में वो दिन दूर नहीं जब बाकी स्टेट्स में भी भगवा फड़केगा। और क्योंकि ये तो गोवा तो महाराष्ट्र की ही स्टेट थी, गोवा तो महाराष्ट्र ही था, हाँ। इसलिए वहाँ पे मराठी और कोंकणी में सिर्फ आ ई ऊ का ही फर्क है, कोई बिल्कुल बहुत बड़ा। तो वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, और कहीं ना कहीं
उद्धव जी जो हैं वो सब बहुत अच्छी सीटों में सफल होंगे और यूपी में भी वो अपनी प्रेजेंस, अपनी हाजिरी दर्ज करेंगे। उन्होंने बिहार में कहीं ना कहीं मेरा ख्याल से बहुत सी सीटों पे विड्रॉ कर लिया था, वहाँ पे भी मुझे अपेक्षा थी कि ये करेंगे। मगर आदित्य की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक उगता हुआ सूर्य और नवा तारा, मराठी में आदित्य का मतलब भी सूर्य ही है। आदित्य का मतलब भी सूर्य है। जपा कुसुम सौकाशम काश्यपिम महादुतिम, यानी जपा कुसुम सौकाशम का तमोअरि सर्व पाप घनम, यानी जो अंधेरे को दूर कर देता है, तम सूर्यम प्रणमामि हम, तम प्रणाम मत दिवाकरम प्रणाम। तो सूर्य की तरह मुझे आज भी याद है कि बाला साहब हमेशा स्टेज पे कहा करते थे कि एक नया सूर्य उगा है, वो मेरा बेटा उद्धव है। तो उद्धव का उदय और आदित्य का सूर्य, ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन शिवसेना एंड आई डोंट माइंड प्रिडिक्टिंग हियर दैट बीएमसी में वापस अपना मेयर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। अब शिवसेना और बीजेपी की युति होगी कि नहीं, वो आप पूछना चाहती हैं? वो भी पूछना है, बिल्कुल पूछना है, क्योंकि इसी हफ्ते में ये विषय जो है किरीट सोमैया जी ने अपनी बयानबाजी के बाद निकाला हुआ है, तो पूछना ही है बिल्कुल। किरीट सोमैया जो है वो अन्ना हजारे जैसा काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। मुझे बहुत ही गर्व है ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो समाज की कुरीतियों को, समाज में जिस तरह का वातावरण गलत होता है तो उसके सामने आकर खड़े होकर छाती ठोक कर बोलते हैं। किरीट भाई को इसके लिए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। मगर भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की शिवसेना की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मुझे ये युति होती हुई दिखाई देती है। अच्छा, ये प्रेडिक्शन भी समझ सकते हैं, ये प्रेडिक्शन ही है और बहुत बड़ी प्रेडिक्शन हाँ, है। ये युति होती हुई दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को, क्योंकि जिस तरह का कांग्रेस का रवैया है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं 5, 10, 20 सीटें ज़्यादा मिलती हुई दिखाई देती, मगर मेयर शिवसेना का होता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर और आगे अभी अध्ययन करेंगे क्योंकि अभी डेट्स नहीं डिक्लेयर हुई, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना जो है वो इकट्ठे मिलकर वापस इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे, ऐसा अब प्रतीत होता है आज के गोचर के हिसाब से। और आगे आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना चाहे लड़ते हैं, बैठे तो इकट्ठे ही हैं केंद्र में भी और यहाँ पे भी। हाँ, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस, और मंगल और शनि बदलने के बाद देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में, क्योंकि गुरु की महादशा चल रही है उनकी, तो कहीं ना, और इनकी गुरु की शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास होने के बावजूद भी, जैसे सोनिया गांधी और शरद पवार में विरोधाभास होने के बावजूद भी वो सरकार हाथ मिलाकर चलते थे। तो ये मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले दिनों में बीजेपी और शिवसेना वापस एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, एक थाली में खाएंगे, और फिर राजनीति है, उसमें एक दूसरे पे छींटा काटी तो होती ही है, और कलयुग है, नहीं हो तो फिर सतयुग हो जाए। इसलिए एनीथिंग इज पॉसिबल इन लालू नीतीश के साथ मिल सकते हैं, ये तो भाई हैं, ये तो भगवे के और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि इस लेन के लोग हैं। तो मित्रों, मैं तो अभिनंदन करूंगा अगर ये दोनों मिल जाते हैं, और उद्धव जी और आदित्य को डेफिनेटली उनकी कुंडली में अच्छे ग्रहों के लिए भी आशीर्वाद भी है और कहीं ना कहीं अभिनंदन भी है उनका। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, आज बहुत सारे विषय थे एक्चुअली जिनके बारे में हमें बात करनी थी और हमने की भी, लेकिन शेयर मार्केट के बगैर हम शो तो बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही तो ये आगे आने हफ्ते के क्या लेवल से है? देखिए, हमने बोला था कि ये 27,600 पे बंद हुआ था पिछली बार, ये वापस 28,400 छुआ, बंद हुआ 28,061 के ऊपर, नो डाउट एट ऑल। मगर अभी भी बाजार में एक नरमी चालू है। 27,600 का आंकड़ा वापस देख सकता है बाजार, 27,400 का आंकड़ा भी देख सकता है, मगर ये अगले हफ्ते में थोड़ी सी नरमी, वॉलेटिलिटी रहेगी। 28,400, 28,500 का ऊपर का आंकड़ा ये बीएससी का होगा, और निफ्टी का जो है 8,700 पे बंद हुई निफ्टी, 8,810 ऊपर का और 8,550 नीचे का आंकड़ा। सोने की बात करें तो सोना बुरी तरह से गिरा, जो अपेक्षा नहीं था, हमारी भविष्यवाणी भी नहीं थी। इसलिए
हम पहले ही लिखते हैं कि आपके प्रॉफिट और आपके लॉस के आप ही भागीदार हैं। हमारे कहीं ना कहीं यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की भविष्यवाणी जो है इस बार थोड़ी डगमगा गई। गोल्ड जो है 1,500 पॉइंट गिरा और चांदी 3,000 पॉइंट गिरी। इनफैक्ट आज के दिन गोल्ड इतना गिरा है। हाँ, मगर गिरा जरूर है, मगर दिस इज द टाइम टू एंटर। सोने में 29,200 और 300 का आंकड़ा, और चांदी इस वक्त लेने का टाइम है। 41,865 पे बंद हुई है, चांदी चढ़ी है कल, और चांदी आज ले लें डेफिनेटली। चांदी एक बार फिर 45,000 का आंकड़ा 15 दिन में पार कर सकती है, पर नीचे का स्तर चांदी का 40,800 का दिखाई देता है। पंडित जी, वक्त तो हो चला है कि आज हम शो में यही रुके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो में हिस्सा लिया, और हमेशा की तरह कई, और आज तो काफ़ी गंभीर विषय है जो हमने आज के शो में उठाए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के से बात करने के लिए। पण जाण्यापूर्वी एक आवर्जून नेहमीप्रमाणे तुम्हाला सांगायचं आहे, तुमची पत्र जे आमच्याकडे येत असतात त्याचीही पोच तुम्हाला द्यायची आहे। रवींद्र सूर्यवंशी सांगलीहून, गायत्री कुलकर्णी, विनोद धोत्रे, व्यंकटराव गायकवाड पुण्याहून, औरंगाबादमधून दिवेकर, गणेश दिवेकर, चेतन पवार, निखिल पुंड, त्याचबरोबर श्रीवास्तव लखनौवरनं त्यांनी पत्र पाठवलं आहे। झेंडे यांनी कोल्हापूरहून पत्र पाठवलं आहे, आणि कार्तिकेयन आहेत जे पण नियमितपणे हा कार्यक्रम बघतात, आणि त्यांनी ही पोच कळवली आहे। कार्यक्रम त्यांना आवडतो असं आवर्जून कळवलेलं आहे। कार्यक्रमाची वेळ मित्रांनो आज इथेच थांबली आहे, त्यामुळे इथेच संपते, त्यामुळे कार्यक्रमात इथेच थांबतोय, पण तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।